नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 के, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली विधानसभा भंग हो या फिर सरकार बनाने की कोशिशें हो, इसे लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। 28 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सरकार ने कहा था कि राष्ट्रपति ने एलजी को बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि लोगों को निर्वाचित सरकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। वहीं दिल्ली में एक बार फिर सरकार गठन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बुधवार को उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत का दौर चला, जिसमें दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर मंथन किया गया। मुलाकात के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि सभी पार्टियों से बात कर सरकार बनाने की संभावनाएं टटोली जाएंगी। उपराज्यपाल के बयान को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को लटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस ने उपराज्यपाल के दलों से मिलकर बातचीत करने के फैसले को गैर जरूरी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब किसी के पास बहुमत की गुंजाइश ही नहीं तो राज्यपाल मिलकर क्या करेंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायकों वाली बीजेपी चाहे तो फिलहाल अल्पमत की सरकार बना सकती है। फिलहाल 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 67 विधायक हैं। बहुमत के लिए 34 की जरूरत है। बीजेपी के पास 28 विधायक हैं। बहुमत के लिए 6 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी को अकाली के 1 विधायक का समर्थन है, जबकि 3 अन्य के आने से भी बहुमत का आंकड़ा दूर रह जाता है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 27, 1 बिन्नी, 8 कांग्रेस, 1 निर्दलीय और 1 जेडीयू का विधायक है। शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में शामिल होगी या नहीं, इस पर आज अहम फैसला हो सकता है। कल मुंबई में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार तक इंतजार करने के लिए कहा, मगर सूत्रों से खबर है कि शिवसेना के अंदर कुछ विधायक चाहते हैं कि 31 अक्टूबर को उनके मंत्री भी शपथ लें। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार तक इंतजार करने के लिए कहा, मगर सूत्रों से खबर है कि शिवसेना के अंदर कुछ विधायक चाहते हैं कि 31 अक्टूबर को उनके मंत्री भी शपथ लें। वहीं ये सूत्र बताते हैं कि उद्धव ठाकरे फिलहाल बीजेपी सरकार से दूर रहना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना गुरुवार शाम तक बीजेपी की तरफ से किसी प्रस्ताव का इंतजार करेगी। शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बॉलीवुड के जाने माने सेट डिजाइनर नितिन देसाई समारोह के लिए आलीशान मंच को तैयार कर रहे हैं। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर समेत खेल जगत की कई हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान समेत कई नेताओं को न्योता दिया गया है। वानखेड़े स्टेडियम में फडणवीस की ताजपोशी में करीब 35,000 लोग मौजूद रहेंगे। करीब 5,000 वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। कोल्हापुर से विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत पाटिल को देवेंद्र फडणवीस की जगह महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। एक अंग्रेजी अखबार की माने तो सुप्रीम कोर्ट में जमा 627 विदेशी खाता धारकों के नामों में से कोई भी नेता या बड़ा उद्योगपति नहीं है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी लिखा है कि इन खातों में बहुत बड़ी रकम की रिकवरी नहीं हो पाएगी। अखबार के मुताबिक जिन 350 भारतीयों के खातों का जिक्र है, इनमें उनकी एंट्री काफी पुरानी है। अखबार की माने तो ज्यादातर खातों में महज 5 से 10 करोड़ रुपए की रकम ही जमा है। वहीं काले धन पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए एसआईटी के चेयरमैन के मुताबिक कोर्ट में जमा सूची में कुछ भी नया नहीं है। जस्टिस एमबी शाह ने साफ किया कि इस लिस्ट में कोई नई जानकारी नहीं है और इतनी जानकारी तो पहले से ही थी। कल केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने सभी खाता धारकों के नाम 27 जून को एसआईटी को सौंप दिए थे। जस्टिस एमबी शाह ने सरकार के दावों की तस्दीक करते हुए कहा कि हम पहले ही इस जानकारी को लेकर जांच कर रहे हैं। जस्टिस शाह ने यह भी कहा कि ये जांच बहुत चुनौतीपूर्ण है और रिपोर्ट फाइल करने में देर लगेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को विदेशों में रकम जमा करने वाले 627 खाता धारकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। सरकार ने सीलबंद लिफाफे में ये लिस्ट कोर्ट को सौंपी। मंगलवार को कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने कदम उठाया। सरकार ने खाता धारकों की लिस्ट के साथ इन लोगों के खिलाफ अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी खातों की जांच के लिए एसआईटी को 31 मार्च 2015 तक की डेडलाइन दी है। इसके अलावा 30 नवंबर तक एसआईटी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भरोसा दिलाया कि सीलबंद लिफाफे को गोपनीय रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही खाता धारकों के नामों वाला सीलबंद लिफाफा खोल सकते हैं।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि ये लिस्ट जेनेवा के HSBC बैंक ने दी थी, जिसे फ्रांस सरकार ने जुलाई 2011 में मुहैया कराया था। अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि इस लिस्ट में आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी और बाकी NRI है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी साफ किया कि लिस्ट में मौजूद NRI की जांच नहीं हो सकती, क्योंकि वो इनकम टैक्स कानून के दायरे से बाहर है। इससे पहले सरकार ने 3 खाता धारकों के नाम का खुलासा किया था, जिनके खिलाफ ईडी और आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। आज रेवेन्यू सेक्रेटरी की बैठक हो सकती है, जिसमें IT चीफ कमिश्नर्स को बुलाया गया है। इस बैठक में काला धन खाता धारकों की जांच को लेकर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। वहीं काले धन के मसले पर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। जेठमलानी ने कहा, भारत को स्वच्छ करने से पहले पीएम को अपनी कैबिनेट को साफ करना चाहिए। जेठमलानी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पर पीएम को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में अब अमिताभ बच्चन भी जुड़ गए हैं। अमिताभ ने ट्वीट के जरिए सफाई करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की और लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की। एक अंग्रेजी अखबार की माने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति लीटर की कमी हो सकती है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले ही फैसला लिया जा सकता है। रसोई गैस डीलरों का कमीशन बढ़ाए जाने के बाद सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर अब 3 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलो गैस वाला LPG सिलेंडर अब 414 रुपए की बजाय 417 रुपए में मिलेगा। डीलरों का कमीशन बढ़ने से गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 880 रुपए से बढ़कर 883 रुपए 50 पैसे हो गई है। बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए पीएम ने आज एक खास बैठक बुलाई है। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत आज सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच में गंगा की सफाई को लेकर चर्चा होगी। रावत पीएम को गोमुख से हरिद्वार तक गंगा की सफाई का ड्राफ्ट देंगे। इसके अलावा पीएम ने 31 अक्टूबर को होने वाली पटेल जयंती के कार्यक्रम को लेकर भी बैठक बुलाई है। पीएम नरेंद्र मोदी 7 और 8 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। पीएम 7 नवंबर को ट्रॉमा सेंटर और बुनकर सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे और 8 नवंबर को आदर्श गांव को गोद देने का ऐलान करेंगे। पीएम का ये दौरा पहले इसी महीने होने वाला था, लेकिन हुदूद के चलते दौरे को टाल दिया गया था। पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी को क्योटो बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। आज जापान के शहर क्योटो के डिप्टी मेयर केनिची ओगासावारा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बनारस में होंगे। ओगासावारा कल दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास सचिव शंकर अग्रवाल से मुलाकात की। अपने जापान दौरे के दौरान काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का करार हुआ था। प्रकाश जावड़ेकर पर काशी में सफाई अभियान की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। जावड़ेकर आज तुलसीपुर के एक गर्ल्स स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अगले महीने नेपाल में होने वाले सार्क समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी सड़क के रास्ते नेपाल जा सकते हैं। मोदी 4 दिन की नेपाल यात्रा के दौरान वहां के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ जा सकते हैं। पीएम 18वीं सार्क समिट में हिस्सा लेने के लिए 25 नवंबर को नेपाल पहुंचेंगे। 3 महीने के दौरान पीएम की दूसरी नेपाल यात्रा है। पिछली बार पीएम काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। कैग को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जब हमारी सरकार ये बात कहती थी तब तो जेटली कुछ और ही कहते थे। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने कहा कि जब जेटली नेता विपक्ष थे तो वो यूपीए के इसी तरह की बयानों की आलोचना करते थे। जेटली ने कहा था कि सीएजी को सीधे तरीके से अपना काम करना चाहिए और अपनी राय को सनसनीखेज बनाने से बचना चाहिए। कांग्रेस की पिछली सरकार ने भी 2G और कोल आवंटन मामलों में भारी नुकसान को दिखाने पर ऐसे ही बयान दिए थे। केंद्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का 139वां जन्मदिन है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को पत्र लिखकर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने लोगों से एकता की शपथ लेने की भी अपील की। नायडू ने सभी सांसदों को अपने स्थानीय संसदीय क्षेत्र और जिला मुख्यालयों पर सुबह 8 से 9 बजे तक एकता दौड़ का आयोजन करने के लिए कहा। 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है और अभी तक इस दिन उन्हीं की याद में कार्यक्रम होते आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रवायत को बदलने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया।
दिल्ली में राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच हुई अहम बैठक के दौरान यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। खबर है कि बैठक में अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में वापसी पर चर्चा हुई, साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बात हुई। बता दें कि अगले महीने अमर सिंह समेत 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 20 नवंबर को राज्यसभा की कुल 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 10 सीटें यूपी की हैं और 1 सीट उत्तराखंड की। दिल्ली के विकासपुरी में देर रात छठ के मौके पर कार्यक्रम में हंगामा हो गया। अचानक लोग भड़क गए, कुर्सियां उठाकर यहां वहां फेंकने लगे, अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक 7 से 8 लोगों को चोट लगी है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश नहीं की। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। पटना में सुबह से ही गंगा के घाटों पर भक्तों की भीड़ देखी गई। दिल्ली में भी छठ को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यमुना के घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा था। लखनऊ में भी सुबह से ही नदी किनारे भक्तों का तांता लगा रहा। पटना, दिल्ली, लखनऊ के अलावा महाराष्ट्र में भी छठ की छठा देखने को मिली। छठ पर्व साल में 2 बार आता है। कार्तिक छठ के समापन के बाद अब अगली बार चैती छठ का आगमन होगा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 गुटों में हिंसा के बाद अब निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन पर कैमरे लगे हैं जो पुलिस को छत पर रखे सामान देखने में मदद कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में ड्रोन की मदद से लोगों पर नजर रखी जा रही है। हालात फिलहाल काबू में हैं। पुलिस को शक है कि यहाँ लोगों ने घर की छत पर ईंट, पत्थर या फिर हथियार छुपाकर रखे हैं। जम्मू कश्मीर के डीआईजी शकील बेग के शाही ठाठ की तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में डीआईजी शकील बेग सोफे पर बैठे हैं और एक शख्स उन्हें जूते पहना रहा है। इस तस्वीर पर पोस्ट में डीआईजी के बेटे ने लिखा है कि मेरे पिता ने 15 साल पहले अपने हाथ से जूते पहने थे। दूसरी तस्वीर में डीआईजी जब अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक शख्स उन्हें छतरी उड़ाए हुए है, वो भी तब जब ना तेज धूप है और ना बारिश। एक तस्वीर के साथ पोस्ट में उनके बेटे ने लिखा है कि जब मेरे पिता निकलते हैं तो उनके लिए सड़कें खाली करवा दी जाती हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। पंजाब के पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिए को मार गिराया और शव को कब्जे में ले लिया। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 2 गुटों में तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं का एक गुट पवन दीवान को लुधियाना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज था। पवन दीवान के समर्थकों ने लुधियाना पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को काले झंडे दिखाए। इस बात से बाजवा के समर्थक भड़क गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कानपुर के चंदेरी इलाके में आयरलैंड के रहने वाले एक युवक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला है। शख्स का नाम आईवान है और उसकी उम्र करीब 53 साल बताई जा रही है। पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे रेल दुर्घटना मान रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में चोरों ने एक डॉक्टर के घर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लूट की वारदात को तब अंजाम दिया जब घर में बुजुर्ग दंपति अकेले थे। चोरों ने बुजुर्गों के हाथ पैर बांधकर उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। लूट के दौरान चोरों ने लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। लूट की वारदात देर शाम हुई। लूट के वक्त घर के मालिक डॉक्टर अनूप वाजपेयी क्लिनिक पर थे, जबकि बच्चे बाजार गए थे। दिल्ली के नजदीक कौशाम्बी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक कर्मी से 11,80,000 रुपए लूट लिए। मामला कौशाम्बी के कोखराज इलाके का है, जहां संजीव श्रीवास्तव नाम के शख्स को बदमाशों ने बैंक के बाहर लूट लिया। बदमाशों ने संजीव को धक्का देकर उनसे पैसों से भरा बैग छीना और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। आगरा के थाना सदर इलाके में चोरों ने पीएनबी बैंक का एटीएम लूट लिया। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटा और लाखों रुपए कैश ले उड़े। इलाहाबाद में बदमाशों ने पुलिस थाने में घुसकर थाना इंचार्ज को जमकर पीटा और उसकी पिस्टल, मोबाइल, पर्स छीन लिया। दिल्ली के बेलकम इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से लाखों रुपए लेकर आ रहे एक प्रॉपर्टी डीलर से लूट की कोशिश की। बदमाशों ने पैसे लूटने के लिए प्रॉपर्टी डीलर पर गोलियां चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और बदमाश पुलिस के सामने से फरार हो गया। यूपी के अमरोहा में एक मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मरने वाले ट्रैक्टर में सवार थे। हालांकि हादसे में ट्रैक्टर चालक बच गया। जिंदा बच गए ट्रैक्टर चालक ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले अवैध वसूली कर रहे थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। यूपी के मथुरा में एक यात्री बस गोविंद नगर मार्केट में घुस गई। हादसे में 13 यात्री जख्मी हो गए। जिस वक्त ये यात्री बस गोविंद नगर मार्केट में दाखिल हुई, उस वक्त मार्केट में काफी भीड़ थी। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बस में सवार सभी यात्री फतेहपुर से वृंदावन दर्शन के लिए आए थे।
यात्रियों से भरी बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह टूट गया। लखनऊ में 2 साल के एक बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई। ऑटो और बाइक की टक्कर में 2 साल के यासीन की मौत हो गई। टक्कर लगते ही यासीन नीचे गिर गया और सामने से आ रहे एक और ऑटो ने यासीन को रौंद दिया। खून से लथपथ यासीन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। यासीन अपने बड़े भाई के साथ नए कपड़े लेने के लिए जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इलाहाबाद में एक ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर के बाद कार गंगा में जा गिरी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब कार इलाहाबाद फाफामाऊ मार्ग पर आजाद पुल से गुजर रही थी। ट्रक से टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ती हुई सीधे गंगा में जा गिरी। कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। कार में सवार जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। राजस्थान के पाली में केमिकल टैंक की सफाई के दौरान 6 मजदूरों की मौत हो गई। एक फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मजदूरों के शवों को बाहर निकाला। नोएडा पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों को 4 दिन से पुलिस चौकी में बंधक बनाकर रखा है। चोरी के एक मामले में पुलिस ने कानून को ताक पर रखते हुए 2 बच्चों को सड़क से पकड़ा और चौकी में बंधक बना लिया। बच्चों की माने तो किसी ने उन्हें बहला फुसलाकर चोरी करवाई थी और अब वो फरार हो गया। पुलिस को बच्चों के पास से चोरी का कोई सामान नहीं मिला, बावजूद इसके पुलिस ने इन्हें चौकी में बांधा हुआ है। गाजियाबाद के आशादीप फाउंडेशन नाम के एक होम शेल्टर से 20 से ज्यादा बच्चे संदिग्ध स्थिति में गायब हो गए। पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत इन बच्चों को पकड़ा था। पुलिस अब होम शेल्टर पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। वहीं इस होम शेल्टर को संभालने वाली एनजीओ की दलील है कि बच्चे खिड़की और दरवाजे तोड़कर भाग गए। पाकिस्तान से आ रहे चक्रवाती तूफान नीलोफर से बचने के लिए गुजरात ने सीमा सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट कर दिया है। नीलोफर तूफान 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच गुजरात पहुंचने वाला है। गुजरात के सोमनाथ में जिलाधिकारी ने नीलोफर तूफान को देखते हुए राहत और बचाव अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। तटीय इलाके में बसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के साथ मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की गई है। गुजरात के जामनगर में भी नीलोफर तूफान से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जामनगर में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के पोरबंदर में नीलोफर तूफान को देखते हुए तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली में आईटीबीपी के डीजी सुभाष गोस्वामी ने राहत कोष के लिए पीएम मोदी को 2 करोड़ 91 लाख का चेक सौंपा। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार अमेरिकी नागरिक राहत कोष के लिए पीएम मोदी को 2 करोड़ 91 लाख का चेक सौंपा। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार अमेरिकी नागरिक ने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक जख्मी है। हादसे में अमेरिकी नागरिक भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने अमेरिकी नागरिक के खिलाफ केस दर्ज कर अमेरिकी उच्चायुक्त को इसकी जानकारी दी है। इलाहाबाद के कीटगंज इलाके में चाय की दुकान पर हुए जोरदार धमाके में एक मजदूर घायल हो गया। चाय की दुकान पर धमाका इतना जोरदार हुआ कि पूरी दुकान तहस नहस हो गई। चाय की दुकान पर हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकानों में दरारें पड़ गई। धमाका कैसे और किस चीज से हुआ, इस बारे में फिलहाल पता नहीं लग पाया है। धमाका सुबह लगभग 6 बजे हुआ। मौके पर पहुंचे बम और डॉग स्क्वाड धमाके के कारणों की जांच कर रहा है। देहरादून के सीजीएम कोर्ट में हत्या के आरोपी की पेशी के दौरान जमकर बवाल हुआ। पीड़ित परिवार ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस वालों की मौजूदगी में ये सारा हंगामा हुआ। बीते दिनों देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में इस शख्स ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। यूपी के बिजनौर में घर में घुसकर तमंचे की नोक पर महिला से गैंगरेप किया गया। पुलिस की वर्दी में आए 7 से 8 बदमाशों ने घर में लूटपाट की। 2 बदमाशों ने महिला से गैंगरेप किया। बिहार के नालंदा में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मानपुर थाना इलाके में आरोप गांव के चौकीदार के बेटे और भतीजे पर लगा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के झांसी में सेना में तैनात एक हवलदार ने अपनी पत्नी के साथ जहर खा लिया। दोनों के शव घर में अलग अलग कमरों में मिले। दोनों के शव घर में अलग अलग कमरों में मिले। दोनों की आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में मेघालय की रहने वाली 30 साल की एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। खबरों के मुताबिक 30 साल की इस महिला ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाई। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में महिला ने खुद को मौत का जिम्मेदार बताया। जहां महिला की लाश मिली है वो कई दिन से इसी गेस्ट हाउस में रह रही थी। बाराबंकी में एक बेकाबू कार खाई में गिर पड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार थे। ये लोग हापुड़ के रहने वाले थे। प्रसिद्ध सूफी हाजी वारिश की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आए थे। यूपी के कानपुर देहात जिले में पीएससी का एक ट्रक पलट जाने से एक जवान की मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं। हादसा सिकंदरा इलाके में हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हसदेव नदी पर हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई।
दोनों युवक नदी किनारे पिकनिक मनाने गए थे। नदी में नहाते वक्त डूबने से दोनों की मौत हो गई। बरेली में एक मगरमच्छ खाने की तलाश में एक बस्ती में पहुंच गया। बस्ती में पहुंचा मगरमच्छ एक किसान के घर में घुसा। और फिलहाल